हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट। ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम। पॉइंट, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। भारत में क्या पूरे विश्व में और संसार में सभी प्राणियों को सुरक्षित जीवन जीने और अपनी संपूर्ण सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, सभी को अपने जीवन में खुश रहने और जीवित रहने का अधिकार होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने पशुओं और पक्षियों पर क्रूरता का नियम चालू कर दिया है, और इसी क्रूरता के कारण हमारे जो पशु होते हैं और पक्षी होते हैं वो असामान्य, असमय और समय से पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं। हमारी क्रूरता के कारण हमारे वन्य जीवन में जो पशु पक्षी हैं वो उनका जीवन समाप्ति की ओर चला गया है। कुछ जीव ऐसे हैं जो अनेकों वर्षों पूर्व ही समाप्त हो चुके हैं इंसानों के शिकार के कारण, और इंसानों के द्वारा जंगल को कम करने के कारण भी हमारे पशुओं की संख्या कम हुई है, जिससे हमारी प्रकृति ने बहुत बड़ा विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। और आज एक ऐसी नौबत आ गई है हमारे बीच में, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, और इस ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सभी पशु और सभी इंसान पक्षी इतने दुखी हैं कि उनके पास न तो पीने के लिए पानी है और न ही रहने के लिए घोंसला, घर या जंगल कुछ भी नहीं बचा है। जब बारिश ही नहीं होगी तो जंगल नहीं है, और जंगल नहीं है तो पक्षियों के लिए घोंसला नहीं है, और जानवरों के लिए रहने का ठिकाना नहीं है। तो इस एक स्वार्थ के लिए इंसान ने पूरी सृष्टि को खतरे में डाल रखा है। तो इसी के लिए हम जब पशु पालते हैं तो उस पशु के साथ साथ हम अपने स्वार्थ के लिए माल ढोने, बोझा ढोने और अपने उद्योगों में, खेती में कार्य करने के लिए पशु का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में पशु हमको कमा कर देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर बहुत ही क्रूर व्यवहार करते हैं, जिसके समाधान के लिए यह नियम बनाया है और ये एक बोर्ड बनाया है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। वर्ष 1962 में गठित भारतीय पशु विकास बोर्ड पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था है जो पशुओं के कल्याण का काम देखती है। बोर्ड ने अब तक 9000 अवैतनिक पशु कल्याण अधिकारी नियुक्त किए हैं जो पशुओं के प्रति हिंसा की जांच करते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। SPCA तथा अन्य पशु कल्याण संगठनों के कर्मचारियों के लिए देश भर में लंदन की रॉयल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स के सहयोग से प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। बोर्ड ने 6 महानगरों में पशुओं के जन्म नियंत्रण का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आवारा कुत्तों का बंध्याकरण किया जाता है। बोर्ड हर साल 14 से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा भी मनाता है। बोर्ड पशु कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान करता है। वर्ष 2005-6 के अंत में इन संगठनों की संख्या 2262 थी। बोर्ड 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी मनाता है। इसके बाद आता है पर्यावरण के प्रभाव का आकलन, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। परियोजनाओं के लिए स्थान, उपयुक्त औद्योगिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग, बेकार पदार्थों के पुनः उपयोग की दृष्टि से उनकी पर्याप्त उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन एक सरल उपयोग और उपयोगी माध्यम होता है। प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष 1978 में शुरू की गई थी और अब अनेक परियोजनाओं के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे नदी घाटी, ताप बिजली, खनन, उद्योग, परमाणु बिजली, रेल, सड़क, राजमार्ग, पुल, बंदरगाह और गोदी, हवाई अड्डा, नए नगर और संचार परियोजनाएं। ऐसी परियोजनाएं जिन्हें अन्य मंत्रालयों के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पास भेज दिया है, ऐसी परियोजनाएं जिन्हें पर्यावरण
निवेश बोर्ड योजना आयोग केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसी परियोजनाएं जो संवेदनशील और पर्यावरण की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठान जहां परियोजना लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक है। जनवरी 1994 में जारी एक अधिसूचना के द्वारा उद्योग, खनन, सिंचाई, बिजली, परिवहन, पर्यटन और संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के 29 वर्गों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य बना दिया गया। यह अधिसूचना, जिसे वर्ष 1977 में संशोधित किया गया था, खुली सुनवाई तथा राज्य सरकारों को कुछ ताप बिजली घरों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार देती है। इस अधिसूचना के अनुसार किए गए एक संशोधन में यह आवश्यक है कि भौतिक रूप से पूर्ण सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाए और उसके बारे में आवेदकों को 30 दिन के अंदर स्थल की स्वीकृति के बारे में और 120 दिन के अंदर पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बारे में फैसले से अवगत कराया जाए। परियोजना प्राधिकरण द्वारा एक बार आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद परियोजना की प्राथमिकी छानबीन संबंध तकनीकी विभागों द्वारा की जाती है और परियोजना का समग्र मूल्य निर्धारण विशेषज्ञों की विशेष रूप से गठित पर्यावरण मूल्य निर्धारण समिति करती है। इसके अलावा प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष मंतव्य देने के लिए विशेष समूह, समितियां और कार्यबल गठित किए जाते हैं। व्यापक छानबीन और मूल्यांकन के बाद मूल निर्धारण समिति परियोजनाओं की अस्वीकृति के अनुमोदन की सिफारिश करती है। परियोजना की प्रकृति के अनुसार कुछ सुरक्षा उपायों की भी संस्तुति की जाती है। व्यवसायों की निगरानी और उनके संबद्ध कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने शिलांग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लखनऊ, भोपाल और रांची में 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित भी किए हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 332 परियोजनाओं का पर्यावरण और स्थल स्वीकृति संबंधी आकलन किया गया था तथा 186 परियोजनाओं को पर्यावरण व स्थल स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण। पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुझावों के नामंजूर होने की स्थिति में अपील की सुनवाई के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण पुनर्विचार प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं और परियोजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने में तेजी लाना और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियोजित परियोजनाओं से पैदा होने वाली पर्यावरण सुरक्षा की समस्या को निपटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण भी गठित भी किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों और निकटवर्ती क्षेत्र राज्यों में झींगा पालन उद्योग से पैदा हुई स्थितियों से निपटने के लिए एक्वाकल्चर प्राधिकरण का गठन किया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड को भूजल प्रबंधन और विकास के नियंत्रण और निर्धारण के लिए प्राधिकरण मनोनीत किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न विभाग स्थापित किए गए हैं। तो ये थे हमारा पर्यावरण से संबंधित और वनों से संबंधित कार्यक्रम, जिसके लिए सरकार समय समय पर हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पशु पक्षियों को जिंदा रखने के लिए और विलुप्त होने वाले प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेकों कार्यक्रम करती रहती है और कार्यवाहियाँ चलाती रहती हैं। इसके लिए विशेष प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाते रहते हैं। और ये वन्य जीव प्राणी होते हैं। इन वन्य जीवों को किसी प्रकार का शिकार करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है, न ही किसी को लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे उनको मारकर खा जाते हैं, जिससे हमारे वन्य जीवों के ऊपर ऐसी समस्या आ गई है कि हमारे वन्य जीव तो समाप्ति की स्थिति की ओर चले गए हैं।
और बहुत से प्राणी पशु तो विलुप्त हो चुके हैं, जिनका हमारे पास में केवल पुरातत्व विभाग के अंदर कुछ उसके अवशेष ही बचे रहते हैं दिखाने के लिए, बाकी जीवित में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।